हाँ बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों की जो पढ़ाई ऑनलाइन टीचिंग चल रही है, आप लोगों को मैंने इसके पहले भी इस लेसन को पढ़ाया है और इसके पहले मैंने एक पढ़ाया है वन और वन्य जीव संसाधन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वन और वन्य जीव संसाधन जो हमें ऐसे प्राकृतिक संसाधन हैं जो हमें प्रकृति द्वारा मुफ्त में मिलते हैं, वो संसाधन का हम किस प्रकार से उपयोग करते हैं, उनको कैसे हम चलाते हैं। तो बच्चों, आप लोग जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको ज़रा प्यार से सुने और समझें और इसको ध्यान से पढ़ें। मैं आपको बढ़िया तरीके से पढ़ाऊँगा और आपका सिलेबस दिसंबर से जनवरी तक लगभग पूरा कर देंगे, उसकी आप कोई चिंता मत करें और अच्छे अंक आप भी प्राप्त करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, आप लोग यदि आपकी क्लासेस चलने लगती हैं 15 अक्टूबर के बाद में, तो मैं आपका यहाँ स्कूल में भी बढ़िया तरीके से पढ़ा देंगे। लेकिन यदि नहीं चलती हैं फिर भी मैं आपको ऑनलाइन से पढ़ाएंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि जिस लेसन को मैं पढ़ाऊँ उस लेसन को आप ध्यान से पढ़ें, समझें, आप अच्छे नंबर लाएंगे और अच्छी आपकी तैयारी हो जाएगी। कोई घबराने की बात नहीं है, आपको संघर्ष करने की बात है, मेहनत करने की बात है, घबराने की बात नहीं है। इसलिए आप बच्चों खूब मेहनत से और मन लगाकर पढ़ें। तो आज मैं आपका लेसन जो है आपका लेसन जल संसाधन स्टार्ट करते हैं और जल संसाधन के बारे में आपको बताएंगे कि जल संसाधन आपके लिए किस प्रकार से उपयोगी है, जल का महत्व क्या है, जल के प्रदूषण का क्या कारण है, जल से हमारी कौन कौन सी योजनाएं चलती हैं, जल हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है और जल को हम किस प्रकार से सुरक्षित रख सकते हैं, प्रदूषित करने से बचा सकते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों इस बात का ध्यान रखें कि जल जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आप सभी जानते हैं जो हमारा जल संसाधन का मतलब क्या है। जल संसाधन ये है कि जो जल है प्रकृति द्वारा हमें मुफ्त में मिला है और 1/3 भाग पर जो है जल ही जल है। आप सब जानते हैं कि जो जल है लगभग 96.5% जो हमारा जल है ये सागरों में प्राप्त होता है। जितने सागर हैं, महासागर हैं, और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सागरों में तो जल ही जल होता है। लेकिन वो जल कैसा होता है, वो जल हमारे लिए बहुत उपयोगी नहीं होता है। उस जल में सिर्फ केवल नौकाएं चलाई जा सकती हैं, जहाज चलाए जा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा उस जल को हम कहते हैं लवणीय जल, जिसमें लवण की मात्रा पाई जाती है। समुद्रों में और खाइयों का जल होता है, ये लवणीय जल होता है। और उसके साथ में जो हमारा 2.5% भाग पर क्या है, जो जल पाया जाता है वो जल हमारा कैसा अलवणीय है, मीठा जल है। उस मीठे जल का हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो इस बार बच्चे आप लोग समझ गए हैं कि जल संसाधन क्या है, जल हमारे जो है किस प्रकार से लवणीय अलवणीय जल में डिफरेंस को भी समझ गए हैं कि लवणीय जल कैसा होता है, अलवणीय जल कैसा होता है। लवणीय जल तो आप जानते हैं उसको हम नहीं पी सकते हैं, उसमें खारापन होता है। तो हम इस प्रकार से ये हम संसाधन का मतलब समझ गए हैं कि जल संसाधन क्या है। उसके बाद में अगली बात ये आती है कि हमारे देश में जल से ही बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले जो हमारे यहाँ जल पाया जाता था
वो स्वतंत्रता के बाद में किस प्रकार से प्रदूषित हुआ और नदियों का जल जो प्रदूषित होकर के किस प्रकार से उसने हमारे वातावरण को भी प्रदूषित किया। तो अब आप बच्चों जानते हैं कि स्वतंत्रता के बाद में हमारे देश में हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कारखाने लगाए गए, बड़े बड़े उद्योग चलने लगे। उसके पहले हमारे यहाँ कैसे थे, लघु उद्योग थे, कुटीर उद्योग थे। उन उद्योगों में ज़्यादा जो प्रदूषण नहीं हुआ करता था, लेकिन जब से बड़े बड़े उद्योगों का निर्माण किया गया, बड़े बड़े उद्योग बनाए गए, तब से क्या हुआ कि देश में जो है, जो हमारा जल है, नदियों का जल है, वो प्रदूषित हो गया। और प्रदूषित होने के बाद में वो जल जो हमारे पृथ्वी के तल के नीचे है, वो धीरे धीरे उसमें प्रवेश करता गया और कुछ सीमा तक, गहराई तक वो प्रदूषित जल पहुंच गया। उसमें आर्सेनिक तत्वों की अधिकता बढ़ गई। इससे क्या है, जल प्रदूषित हो गया और मानव जीवन को काफ़ी प्रभावित करने लगा। तो जो मीठा जल है, हमें गहराइयों, पृथ्वी के तल के नीचे काफ़ी गहराइयों में नल द्वारा, हैंडपंप और ट्यूबवेल इत्यादि के माध्यम से पीने योग्य पानी प्राप्त होता है। तो हमें क्या करना है, इसमें ये चीज़ सीखना है कि हम अपने जल को प्रदूषित होने से कैसे बचाया जाए और हमें जल का संरक्षण किस प्रकार करना चाहिए। तो इसके लिए आज और उसके पहले भी हमारे देश के महान महापुरुषों ने जल के बचाने के लिए काफ़ी प्रयत्न किया है और आज भी प्रयासरत हैं कि जल हमारा सुरक्षित रहे, अच्छा रहे, जिससे हमारा जीवन भी सुरक्षित रहेगा। क्योंकि जल ही जीवन है। यदि जल हमारा सही नहीं है, शुद्ध नहीं है, तो मनुष्य का जीवन उससे बहुत बड़ा प्रभावित होगा। इस प्रकार बच्चों, जल संसाधन का मतलब समझो। जल संसाधन को प्रदूषित करने का कारण भी जान गए हुए। जल को प्रदूषित करने का कारण, मेन कारण भी बताया मैंने, कौन है, उद्योग धंधे, बड़े कारखाने, इनसे हमारा जल का जो है प्रदूषण बढ़ा है। नदियों में जहरीला जल पहुंच गया है और वह जल जो है उसको पी करके हमारे जानवर तथा और उसके जो मात्रा मनुष्यों में भी पहुंच गई है, जिससे काफ़ी फर्क पड़ा है। अब बच्चों, हम आपको बताते हैं कि जल से कौन कौन से और भी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, जैसे कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है। अब हमारे महापुरुषों ने क्या किया, जल को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए काफ़ी प्रयास किया। प्रयास ये किया कि हम इस जल का कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं, कैसे इस जल का हम इस्तेमाल करें, जिससे कि हम इस जल को क्या है उपयोग कर सकें और मानव जीवन के लिए लाभदायक बना सकें। तो आप जानते हैं कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का क्या मतलब है। तो तुम बहुउद्देश्य का मतलब ही समझ रहे होंगे कि जब जल का प्रयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए, विभिन्न चीज़ों के प्रयोग के लिए किया जाता है, तब हम उसे कहते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। अर्थात कि जल को किसी नदी पर बांध बनाकर जल को रोकना और रोक करके क्या करते हैं, हम उससे अनेक प्रकार की चीज़ें तैयार करते हैं, जैसे कि नहरें हैं, बड़े बड़े जलाशय हैं, बड़े बड़े उसमें नौकायान करने के लिए तथा मत्स्य पालन करने के लिए, इत्यादि चीज़ों के लिए, बिजली उत्पादन करने के लिए, ये सारी चीज़ें हमें जो है इस
नदी घाटी परियोजना से प्राप्त होती हैं। अब आप जानते हैं कि हमारे यहाँ कितने प्रकार के बांध बनाए गए हैं, जैसे कि टेहरी बांध परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना, भाखड़ा नांगल बांध परियोजना, सारी परियोजनाएं हैं जिससे क्या है हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में बिजली का उत्पादन किया जाता है और बिजली के उत्पादन से क्या है हमारे विभिन्न प्रकार के कारखाने व घरों में रोशनी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का मतलब क्या है। दूसरी बात ये समझ गए होंगे कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से कौन कौन चीज़ें बनाई जाती हैं, कैसे उसका निर्माण किया जाता है। अब आप लोग इसका मतलब जल संसाधन, जल का प्रदूषण, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का अर्थ व बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के कौन कौन से लाभ हैं, इन बातों को आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब आप क्या है, अब मैं आपको बताएं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना हमारे देश के मंदिर है। स्पष्ट कीजिए। अब आप लोग जानते होंगे कि महात्मा गांधी ने भी जल संरक्षण के लिए अपने बहुत पहले ही बता चुके थे, लेकिन आज़ादी के बाद में हमारे देश के जो हैं प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात को स्पष्ट कर किया था कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना हमारे देश के मंदिर हैं। आप कैसे मंदिर हैं आप स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग ये जानते होंगे कि देखिए जब हम मंदिर के जाते हैं, मंदिरों में कुछ न कुछ मांगने जाते हैं, पूजा करते हैं, देव की प्रतिमा पर फूल माला चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि देवताओं की प्रतिमा पर हम फूल माला और प्रसाद चढ़ाते इसलिए कि हमें अच्छे चीज़ों की उपलब्ध हो, अच्छे संसाधन, बढ़िया हमें सफलता मिले, हम सुखी रहें, हमें किसी का कोई कष्ट न हो और हम संपन्न हो। यही बात उन्होंने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को लेकर कहा था कि देखिए जो हमारी परियोजना है ये नदी घाटी परियोजना, इससे हमें उसी प्रकार की अपेक्षा हम करते हैं जिस प्रकार हम मंदिर में जाकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं, उसी प्रकार से जो हमारी सिंचाई होती है और उस सिंचाई से हमारी फसलें उगती हैं, हमारे यहाँ नौकायान चलती हैं जिससे कि मनोरंजन होता है, साथ में मत्स्य पालन होता है, और भी बात है कि हम बाढ़ से भी प्रभावित क्षेत्रों को रोक सकते हैं। इस प्रकार से हमारी नदी घाटी परियोजना और हमारे देश के मंदिर एक ही मान के चला गया है और यही अपेक्षा हम करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हमारे देश के लिए मंदिर हैं। अब बच्चों समझ गए आप कि जो आप ये प्रश्न तुमसे लघु उत्तरी में पूछा जाता है, दीर्घ उत्तरी में भी पूछा जाता है और बहुविकल्पी प्रश्नों में भी पूछा जाता है कि बताइए किस प्रधानमंत्री ने कहा था कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना हमारे देश के लिए मंदिर है। तो आप जान गए कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है, हमारे देश के मंदिर हैं। ये है पंडित जवाहर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अब उसमें बच्चों हम आपको बता रहे हैं कि जो है नदियों अगर ऐसे ही इस पानी का दुरुपयोग किया जाता रहा, कल कारखाने फैक्ट्रियाँ चला दी जाती रहीं,
तो जो नदियों में पानी बह रहा है आज शुद्ध है, लगभग 2025-5 साल बाद इन नदियों में जहरीला पानी बहने लगेगा। इसलिए हमें इन बातों को पूर्ण रूप से ये ध्यान रखना है कि हम अपने इस जल प्रदूषण को कैसे बचाएं, क्या करें। इन पर हमारी सरकार को विशेष ध्यान देना है कि हम जो कल कारखानों से जो अपशिष्ट पदार्थ, जो कूड़ा कचरा है, इसको हम कैसे खपत करें, कैसे इसको बचाएं, कहाँ ले जाएं। अगर इस पर विचार नहीं किया गया और ऐसे ही ये जल नदियों में बहता रहा तो 2025 तक इन नदियों का जो जल है वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो जाएगा और इनमें जहरीला पानी बह जाएगा। अब बच्चों ये बात समझ गए हैं? अच्छा ठीक। उसके बाद में बच्चों देखो, अब ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि कुछ ऐसे आंदोलन चले जिनमें क्या है, नर्मदा घाटी, नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन, ये आंदोलन भी चलाए गए। इसके साथ साथ आंदोलन क्यों चलाए गए? क्योंकि वहाँ पर जल से जो कुछ क्षेत्र था डूबने के लिए वहाँ की जनता मजबूर हो गई। उसने इस बात के लिए आंदोलन चलाया। बहुत से लोग जिनके खेत, जिनके घर डूब गए, वो लोग वहाँ से पलायन करके चले। तो इस प्रकार से बच्चों जल हमारे लिए जीवन भी है और जल हमारे लिए बहुत बड़ा हानिकारक, नुकसानदायक भी है। जैसे जब बाढ़ आ जाती है तो जल का जो है इतना ज़्यादा भयानक रूप बन जाता है कि इससे आदमी ऊब करके उसका घर, मकान इत्यादि नष्ट हो जाते हैं। आखिर ये सब चीज़ें मानव की क्रियाकलापों के कारण हो रहा है। मानव की क्रियाकलापों के कारण ये सब हो रहा। बाढ़ें आना, वर्षा का ना होना, ये सब क्या है? ये मनुष्य की क्रियाकलापों का ही एक अंश है। तो बाढ़ क्यों आती है? वर्षा कहीं अधिक होती है, कहीं कम होती है, इसका भी कारण है। आप जानते हो कि बाढ़ को रोकने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? बाढ़ को रोकने के लिए हमें अत्यधिक मात्रा में वृक्षारोपण करना चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। और जब हम इन पेड़ों को लगाएंगे, इनकी जड़ें जमीन के अंदर जाएंगी, जमीन में स्थिरता पैदा करेंगी, मजबूती पैदा करेंगी, जल को रोक करके आबोध उत्पन्न करेंगी। उसके बाद में क्या है, जल से जो है जो बाढ़ें आती हैं, ये बाढ़ों को नियंत्रित किया जा सकता है। जब तक हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं देंगे तब तक इस प्रकार की प्रलयकारी और भयानक दृश्य आते ही रहेंगे। इसलिए हमें हर आदमी को वृक्षारोपण भी करना बहुत जरूरी है। जल का संबंध केवल जल को समझना ही नहीं, जल को बचाना,
जल को प्रदूषित होने से बचाना, जल से होने वाली भयानक परिस्थितियां जैसे बाढ़, उसके रोकने के तरीके समझाना, ये भी बच्चों सीखना पड़ेगा इसमें। तो इसमें कुछ ऐसे हैं बच्चों महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं भेजेंगे और उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम समझा तो दिया है, और साथ में बच्चों ध्यान रहे कि आप लोग मेहनत से पढ़ें कि ये सब चीज़ें हैं, हमें क्या क्या करना है। अब अच्छा आप बताइए कि वह राज्य कौन सा है जहां पर छतों के ऊपर जल भराव के लिए साधन तैयार किए जाते हैं। बच्चे सुन रहे होंगे, ये जो जुड़े होंगे हमसे। आज जो बच्चे नहीं जुड़े हैं वो कृपया करके जुड़ जाएं इस मेरे चैनल से, और मैं आपको इस चैनल पर प्रतिदिन 11 बजे से और 12 बजे तक मैं डेली 1 घंटा आपको बढ़िया तरीके से समझाएंगे और पढ़ाएंगे। जिसको पूछना है वो बच्चा पूछ भी सकता है और यहाँ आकर के भी पूछ सकता है। ध्यान रहे 11 से 12 का टाइम बच्चों ध्यान रखें। मैं फिक्स कल से 11 बजे हम यहाँ पढ़ाना शुरू कर दिया करेंगे और 1 घंटे पढ़ाएंगे। आप लोग मन से पढ़ें, आवश्यकता पड़े तो सोशल डिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए आप आकर के हमसे पूछ सकते हैं। ज़्यादा भीड़ न लगा, कोई बच्चा को प्रॉब्लम हो तो कॉलेज में आकर के पूछ सकता है, या कोई बच्चा हमारे इस चैनल पर जुड़ा हो, अगर उसका कोई प्रश्न करे तो प्रश्न पूछ सकता, हम बता देंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान रखें। और ये बच्चे हमारे 10th डी वाले, सी और डी वाले जुड़े हुए हैं, और इसका ध्यान रखें कि अगर कोई भी हमारे ए और बी वाले 10th ए बी वाले भी अगर इस